फ्रांस ने सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कोचिन चीन पर अपना अधिकार किया। फिर एक साल बाद 63 ईस्वी में कंबोडिया पर अधिकार किया। उसके बाद 1884 ईस्वी में अन्नाम पर अधिकार किया और 1904 ईस्वी में लाओस पर अधिकार किया। ठीक इसे धीरे धीरे पूरा हिंद चीन पर अपना फ्रांस दबदबा बना लिया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री में तीसरा चैप्टर पढ़ना हम लोग का है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हम लोग पढ़ना है तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हम लोग इसमें देखेंगे कि हिंद चीन कहते हैं किसको, तो बोलेंगे हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। अर्थात हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। कंबोडिया 3 देश आते हैं। हिंद चीन कहते हैं किसको, तो बोलेंगे हिंद चीन से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहाँ भारत और चीन दोनों देश की संस्कृतियाँ पाई जाती है, उस क्षेत्र को हम लोग हिंद चीन कहते हैं। अर्थात लाओस, वियतनाम और कंबोडिया ये तीनों देश में भारत और चीन दोनों देश की संस्कृतियां पाई जाती है। इन तीनों देश का अगर क्षेत्रफल देखा जाए हिंद चीन का, तो 2,80,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल में विस्तार है। इस चीन में देखें नक्शा पर तीनों, ये है यहाँ से यहाँ तक लाओस, और यह है कंबोडिया और यह है वियतनाम। वियतनाम के अंतर्गत 3 क्षेत्र आता है। पहला क्षेत्र ऊपर वाला दिखाया है आपको नक्शा में, इसको तोंगकिन क्षेत्र बोलते हैं, तोंगकिन क्षेत्र। दूसरा है ये वियतनाम क्षेत्र, वियतनाम का ये अन्नाम क्षेत्र। दूसरा क्या है, अन्नाम क्षेत्र। और तीसरा है कोचिन चीन क्षेत्र। अर्थात कहें तो वियतनाम के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं, तोंगकिन, अन्नाम और कोचिन चीन। ये तीनों इलाका, तीनों क्षेत्र है, ये वियतनाम के अंतर्गत, तीनों वियतनाम ही आज है। अब देखा जाए तो वियतनाम पर यानी तोंगकिन और अन्नाम पर, ये दोनों पर ज़्यादातर चीन का दबदबा रहा और चीन के शासक ये दोनों पर शासन किए थे। और लाओस और कंबोडिया पर ज़्यादातर भारत के शासक करते थे। तो दोनों देश की संस्कृति यहाँ इस तरह से मिलता गया। देखा जाए चीन के बारे में, तो चीन के शासक जब 3वीं शताब्दी में शी हुआंगटी थे तो इस पर अपना कब्जा किए थे और उस समय चीन का संस्कृति हिंद चीन में विकसित कर रहा था। उसके बाद हान वंश का राजा बू ती, वो भी अपने इन पर कब्जा किए, शासन किए, तो इनका संस्कृति अपना बना। ठीक उसी प्रकार से मिंग वंश का राजा युंग ली जो 15वीं शताब्दी में शासन किए, तो इस चीन पर हिंद चीन पर किए। उसके बाद है मंचू शासन, यानी मंचू राजवंश का शासक 19वीं शताब्दी में यानी ये दोनों पर किए। यानी देखा जाए कि इस तरह से चीन के जो शासक मौजूद हुए और ये अपने क्षेत्र पर कब्जा करते रहे। जब चीन का शासक मौजूद हुए तो कब्जा किए, जब चीन का शासक कमजोर हुए तो ये सब क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। ठीक उसी प्रकार से देखा जाए लाओस और कंबोडिया में, तो भारत का शासक शासन करते थे। जब भारत का शासक मौजूद होता था तो लाओस और कंबोडिया पर अपना कब्जा करता था, और जब कमजोर होता था तो लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र राज्य के रूप में बिखरते थे। देखा जाए भारत में तो सबसे ज़्यादा भारत का शासक था इन कंबुज वंश का शासन। कौन वंश का? कंबुज वंश का। 4वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक कंबुज वंश का शासन हिंद चीन पर शासन किया लगभग। उसमें एक राजा का नाम आता है जिसका नाम है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, वो भी कंबुज वंशी राजा ही थे, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर बनाया जो पूरे विश्व के लिए फेमस है। हम लोग को एग्जाम में भी बहुत बार प्रश्न आता है कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया, तो अंकोर वाट का मंदिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया जो कंबोडिया में है। यह विष्णु भगवान का मंदिर है। और भारत में जो कंबुज वंश का शासक 16वीं शताब्दी के बाद से कंबुज का पतन हो गया। तो इस प्रकार से जब कंबुज का पतन हुआ, इधर चीन का भी समाप्ति हुआ, तब यूरोपियन का आगमन हो गया। यानी समझो कि यूरोप के लोग, यूरोप के जैसे पुर्तगाल आ गया, डच आए, उसके बाद इंग्लैंड आए, उसके बाद फ्रांस आए। जिस तरह से इन लोगों ने भारत में आकर के अपना अधिकार किया, कब्जा किया, व्यापार करना शुरू किया, ठीक उसी प्रकार से हिंद चीन में भी इन लोगों ने आ गया। लेकिन अंततः देखा जाए तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों का संघर्ष भारत में देखने को मिल रहा था। दोनों इंग्लैंड और फ्रांस ने 7 साल तक सप्तवर्षीय युद्ध लड़ रहा था। दोनों अपना अपना उपनिवेश के लिए, जहाँ जहाँ उपनिवेश जाता था दोनों अपना युद्ध करता था। और इंग्लैंड और फ्रांस, भारत से फ्रांस हार गया और इंग्लैंड जीत गया था। इंग्लैंड जीत गया था तो इंग्लैंड पूरी तरह से भारत पर अपना समस्त अधिकार कर लिया था। और उसी प्रकार से फ्रांस वहाँ से हार गया और हारने के बाद से हिंद चीन पर अपना अच्छा क्षेत्र देखा और देखा कि भारत के जैसा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हम यहाँ से व्यापार उपनिवेश अपना बचा सकते हैं। और फ्रांस ने अंततः यहाँ पर अपना बस गया, यानी फ्रांस हिंद चीन पर अपना कब्जा किया और हिंद चीन पर फ्रांस अपना दबदबा बना गया। तो शोषण की नीति से उन्होंने कृषि क्षेत्रों में विकास किया।
कृषि क्षेत्र में विकास किया। एक मैकांग नदी, आप देखे होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि एक मैकांग नदी है जो वियतनाम के पश्चिमी हिस्से से आते हुए आता है और कंबोडिया में प्रवेश करता है और कोचिन चीन में ये मैकांग नदी का डेल्टा प्रकार निर्माण करता है। तो इस नदी के आसपास से बहुत सारे नहर बनाए, नहर बनाने के बाद से हिंद चीन में बहुत सारे कृषि क्षेत्र में विकास किए और शोषण करना शुरू किए। मतलब कृषि के क्षेत्र में इतना विकास किए नहर के द्वारा, तालाब के द्वारा, यानी कृषि क्षेत्र में नए नए फसल के द्वारा कि 1931 आते आते हिंद चीन को पूरे विश्व में तीसरा चावल उत्पादक वाला क्षेत्र बना दिया। और खनिज के क्षेत्र में देखा जाए तो उन्होंने खनिज भी शोषण किया था। कोचिन चीन के आसपास जो सटे हुए इलाका राज्य है, उन राज्यों से ज़्यादा मात्रा में लोहा, कोयला, टीन, जस्ता इत्यादि खनिज निकलते थे। इन सब खनिजों को निकाल करके वो अपना देश ले आता था। इसके साथ साथ खनिज के साथ देखा जाए तो परिवहन के क्षेत्र में विकास किया। परिवहन में देखा जाए तो रेल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन में रेल पटरी बनाया, सड़क परिवहन में सड़क बनाए और ज़्यादा मात्रा में विकास किया। उसके बाद फिर देखा जाए तो फ्रांस का जो धर्म था ईसाई धर्म भी यहाँ पर हावी हुआ। ईसाई धर्म वाले इन कैथोलिक चर्च वाले जो पादरी लोग थे यहाँ आए और यहाँ के मूल निवासियों कहे कि आप लोग असभ्य हैं और हम लोग सभ्य हैं और असभ्यों का सभ्य बनाना हमारा काम है। अर्थात वो लोग पादरी और धर्म वाले कहते हैं कि ये सब क्या है, असभ्य है, हम तुम लोग मूर्ख है, असभ्य है, जंगली है, हम लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, अब अच्छे नियम बताएंगे और आप लोग को सभ्य बनाएंगे। उसके बाद फिर शिक्षा देना शुरू किया। लेकिन शिक्षा देना शुरू किया तो देखा कि शिक्षा अगर अच्छी शिक्षा दे दिया जाए तो ये लोग जाग जाएंगे और अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे, तो हम लोग यहाँ शोषण करने नहीं देंगे और हमें यहाँ भगा देंगे। तो उन्होंने ये हिंद चीन के लोग चीनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते थे पहले, चीनी भाषा में, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा फ्रांसीसी भाषा दिया। चीनी भाषा को कम मान्यता दिया और फ्रांसीसी भाषा को ज़्यादा दबाव दिया। मतलब उन्होंने शिक्षा देने लगा फ्रांसीसी भाषा में। फिर भी यहाँ के लोग पढ़ते रहे, फ्रांसीसी भाषा ही सीखे, कुछ चीनी भाषा भी सीखते रहते। साथ साथ में शोषण के मुक्ति से इतना विकास करने के बाद भी किसान, मजदूर और आम जनता की यहाँ के शोषण बहुत ज़्यादा रहा। उनकी स्थिति ठीक नहीं, उनका स्थिति दिन पर दिन बेहतर होते गया। उन्होंने ये फ्रांसीसी कुछ लोग आए थे और फ्रांसीसी से कुछ आए थे और यहाँ लोग बस भी गए थे। उन फ्रांसीसी जो बस गए थे, बसने वालों को कोलोन कहा गया था। वो आपसे प्रश्न आएगा कि कोलोन किसे कहते हैं, तो क्योंकि वो फ्रांसीसी जो हिंद चीन में आकर बस गए उसे कोलोन कहते हैं। अर्थात हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं। इन कोलोन के द्वारा एक एकदम खराब नीति होता था। उस नीति को हम लोग कहते हैं यानी इसमें कि मालिकों को बहुत अधिकार था और नौकरों मजदूरों को बहुत कम अधिकार था। इस नीति को हम लोग कहते हैं एक तरफा अनुबंध। क्या कहते हैं? एक तरफा अनुबंध। इस एक तरफा अनुबंध के तहत कोलोन बहुत शोषण करता था यहाँ के किसानों पर, यहाँ के मजबूत नागरिकों। इन लोगों का, इन मूल निवासियों को कोई अधिकार नहीं था, इनका बहुत ज़्यादा अधिकार था। फ्रांसीसी के कोलोन के बहुत ज़्यादा अधिकार था। और उन्होंने शिक्षा में भी ऐसी नीतियाँ लगाई जिससे यहाँ के लोगों को नौकरी में या अन्य जगहों पर बहुत कम पदों पर इनके बहाली करता था। इन शिक्षा में ही इतना बार इनको फेल करता था, लगता था कि 10वीं में इतना बार फेल कर दिया, फिर 12वां में फेल किया, फेल इतना बार करता था कि नौकरी की लायक उम्र होते होते इनका उम्र गुजार जाए और जो लोग फ्रांस के हैं और फ्रांस के कोलोन हैं उनका नौकरी में भागीदारी हो जाए। मतलब इन लोगों का पीछा क्या, धीरे धीरे इन लोगों ने समझा कि फ्रांस ने हम लोगों पर शोषण कर रहा है, किस तरह से शोषण कर रहा है। तब यहाँ के लोग जागरूक हुए और राष्ट्रवादी की भावना भड़काए और फ्रांस से संघर्ष करने के लिए कई छोटे छोटे पार्टियां बनने लगे। उन पार्टियों में से जो निम्नलिखित इस प्रकार की पार्टियां हैं।